नमस्कार मित्रों, मैं सुवेक सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विधि मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएसजे 2022 के आगामी प्री एग्ज़ाम के पेपर 1 जनरल स्टडीज़ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं और यह जो अभी हाल ही में यूपी पीसीएसजे 2022 के संदर्भ में जो जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 है उसमें जो संशोधन करके जो 9 अधिनियम जोड़े गए उन 9 अधिनियमों पर बेस्ड हैं। ये 9 अधिनियमों की अगर हम बात करें, ये जो 9 अधिनियम जोड़े गए थे, पहला है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, Dowry Prohibition Act 1961, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Prohibition of Sex Selection Act 1994, Medical Termination of Pregnancy Act 1971, Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हेन डिड द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 2005, ऑप्शन बी 22 मार्च 2006, ऑप्शन सी 15 जून 2005, ऑप्शन डी 26 अक्टूबर 2006। तो मित्रों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। 26 अक्टूबर 2006 को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू हुआ था। आइए आंसर देखते हैं। 26 अक्टूबर 2006 यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु इज चाइल्ड एज पर द पॉक्सो एक्ट 2012? पॉक्सो एक्ट के अनुसार बालक कौन है? ऑप्शन है एनीवन बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, कोई जो 12 वर्ष से कम आयु का है। ऑप्शन बी एनीवन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, कोई जो 14 वर्ष से कम आयु का है। ऑप्शन सी एनीवन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, कोई जो 16 वर्ष से कम आयु का है। ऑप्शन डी एनीवन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, कोई जो 18 वर्ष से कम आयु का है। तो मित्रों, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। पॉक्सो एक्ट के अनुसार जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के अनुसार जो चाइल्ड है, चाइल्ड की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें कहा गया कोई भी जो 18 वर्ष से कम आयु का है उसको वो चाइल्ड माना जाएगा, वह बालक की कैटेगरी में आएगा। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट 2012 व्हेन केम इनटू फोर्स? पॉक्सो एक्ट 2012 कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 19 जून 2012, ऑप्शन बी 14 नवंबर 2012, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2012, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2012। तो मित्रों, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो एक्ट अस्तित्व में आया था और यह बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में यह 14 नवंबर 2012 को उस दिन से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्शंस ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 डिफाइन द प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन? महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की कौन सी धारा महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व वाले विज्ञापनों के निषेध को परिभाषित करती है? यानी अश्लील प्रतिनिधित्व वाले विज्ञापनों को निषेध करने को जो परिभाषित किया गया है वो किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 7, ऑप्शन डी सेक्शन 2। अगर हम मित्रों आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 3 जो है वो परिभाषित करती है कि महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व वाले विज्ञापनों को के निषेध को परिभाषित करती है। वहीं हमारा अगला प्रश्न है, देयर आर हाउ मैनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? ऑप्शन ए 5 चैप्टर्स एंड 46 सेक्शन, 5 अध्याय व 46 धाराएं। ऑप्शन बी 9 चैप्टर्स एंड 46 सेक्शंस, 9 अध्याय और 46 धाराएं। 7 चैप्टर्स एंड 44 सेक्शंस, 7 अध्याय और 44 धाराएं। ऑप्शन डी 9 चैप्टर्स एंड 45 सेक्शंस, यानी 9 अध्याय और 45 धाराएं। तो ऑप्शन हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। पॉक्सो एक्ट में 9 अध्याय और 46 धाराएं
हैं। आइए आंसर देखते हैं। 9 चैप्टर्स एंड 46 सेक्शंस देयर आर इन द अंडर द पॉक्सो एक्ट। अगला प्रश्न है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 2013, ऑप्शन बी 8 मार्च 2013, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 2013, ऑप्शन डी मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे 26 नवंबर 2013। तो मित्रों, ये जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 है, ये हमारा 9 दिसंबर 2013 को अस्तित्व में आया था, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 दिसंबर 2013 को सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, Which among the following is not comes under sexual harassment as per section 2H of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Prohibition and Redressal Act 2013? निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 2H के तहत परिभाषित यौन उत्पीड़न नहीं है? ऑप्शन ए स्टॉकिंग, पीछा करना, ऑप्शन बी ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, यौन क्रिया हेतु स्वीकृति के लिए मांग या अनुरोध करना, ऑप्शन सी शोइंग पोर्नोग्राफी, अश्लील चीज़ें दिखाना, ऑप्शन डी फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, शारीरिक संपर्क व उत्तेजना उत्पन्न करना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टॉकिंग को यौन उत्पीड़न के तहत नहीं रखा गया है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में जो यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट की जो परिभाषा दी गई है, उस सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा में बी सी डी ये तीनों आते हैं, लेकिन स्टॉकिंग को वहाँ पर वो स्टॉकिंग शब्द का प्रयोग वहाँ पर नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, व्हाट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ वर्क प्लेस as defined under section 2O of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Prohibition and Redressal Act 2013। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 2O के तहत परिभाषित कार्यस्थल के दायरे में निम्नलिखित में से क्या क्या आता है? तो ऑप्शन ए एनजीओ, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स, गैर सरकारी संगठन, अस्पताल या नर्सिंग होम, ऑप्शन बी एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और स्टेडियम, कोई खेल संस्थान या स्टेडियम, ऑप्शन सी ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, निवास स्थान या घर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो मित्रों, जो परिभाषा दी गई है उसके हिसाब से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है, इनमें से सभी को ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, एनी स्पोर्ट्स और इंस्टीट्यूट और स्टेडियम, एनजीओज, हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, इन सभी को जो कार्यस्थल की परिभाषा दी गई है 2O में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट में, वहाँ उसके अंतर्गत ये एनजीओ, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ड्वेलिंग हाउस, प्लेस, ये सभी आते हैं। इसके अलावा कोई अंडरटेकिंग्स है, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूट है, ये सारे जो है वहाँ पर कार्यस्थल के यानी वर्क प्लेस के दायरे में आएंगे। अगला प्रश्न है, There are how many chapters and sections under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Prohibition and Redressal Act 2013? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चैप्टर 8 चैप्टर एंड 30 सेक्शंस, 8 अध्याय और 30 धाराएं। ऑप्शन बी 9 चैप्टर्स एंड 32 सेक्शंस, 9 अध्याय और 32 धाराएं। ऑप्शन सी 6 चैप्टर्स एंड 45 सेक्शंस, यानी 6 अध्याय व 45 धाराएं। ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन ए यानी 8 चैप्टर और 30 सेक्शंस यानी 8 अध्याय और 30 धाराएं हैं, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत 8 अध्याय और 30 धाराएं हैं। 8 अध्याय, 8 चैप्टर्स एंड 30 सेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेक्शन 4 ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 डील्स विद कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, शिकायत की जांच,
ऑप्शन बी कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न की शिकायत। ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमेटी, आंतरिक समिति का गठन। ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकल कमेटी। तो मित्रों सेक्शन 4 जो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ह्यूमन एट वर्क प्लेस एक्ट का सेक्शन 4 जो है ऑप्शन सी यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमेटी, आंतरिक समिति के गठन से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो सेक्शन 4 है वो किससे संबंधित है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमेटी, आंतरिक समितियों के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 अपील मस्ट बी प्रेफरेड विद इन द पीरियड ऑफ। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 18 के अनुसार अपील किस अवधि के भीतर की जानी चाहिए। ऑप्शन ए विद इन 13 डेज 30 दिनों के भीतर। ऑप्शन बी विद इन 45 डेज 45 दिनों के भीतर। ऑप्शन सी 16 विद इन 16 डेज 60 दिनों के भीतर। ऑप्शन डी विद इन 19 डेज यानी 90 दिनों के भीतर। तो जो सेक्शन 18 है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 की, उसमें ये सेक्शन 18 में ये बताया गया है कि जो अपील है वो हमेशा 90 दिनों के भीतर कर दी जानी चाहिए, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा विद इन 19 डेज। विद इन 19 डेज 90 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर आर मेंशनेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत नियोक्ता अर्थात एम्प्लॉयर के कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 17, ऑप्शन बी सेक्शन 19, ऑप्शन सी सेक्शन 20, ऑप्शन डी सेक्शन 21। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सेक्शन 19 यानी धारा 19 जो है वो एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ की बात कर रहा है। जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 है, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की धारा जो 19 है वह नियोक्ता के यानी एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ की बात करती है। अगला प्रश्न है विच सेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डील्स विद द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए सेक्शन 7 धारा 7, ऑप्शन बी सेक्शन 9 धारा 9, ऑप्शन सी सेक्शन 11 धारा 11, ऑप्शन डी सेक्शन 13 धारा 13। तो सही आंसर है मित्रों हमारा ऑप्शन बी। धारा 9 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 9 जो है वो घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 9 संरक्षण अधिकारियों यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस के बारे में प्रावधान करती है। धारा 9 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विच सेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए सेक्शन 3 धारा 3, ऑप्शन बी सेक्शन 5 धारा 5, ऑप्शन सी सेक्शन 7 धारा 7, ऑप्शन डी सेक्शन 4 धारा 4। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 5। धारा 5 जो है पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों से संबंधित है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 5 पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों से संबंधित है। धारा 5 सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है Which section of the Domestic Violence Act 2005 made provisions that proceedings to be held in camera? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि कार्रवाई बंद कमरे में ही होनी चाहिए। ऑप्शन ए सेक्शन 12 धारा 12, ऑप्शन बी सेक्शन 14 धारा 14, ऑप्शन सी सेक्शन 16 धारा 16, ऑप्शन डी सेक्शन 18 धारा 18। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 16। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 16 यह प्रावधान करती है कि जो कार्रवाई होगी इस अधिनियम के तहत वो हमेशा बंद कमरे में यानी कैमरा ट्रायल उसका किया जाएगा। कैमरा ट्रायल के संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 16
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 16 में किया गया है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ टिल विच पीरियड। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के प्रावधानों के अनुसार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को किस अवधि तक सुरक्षित माना जाता है। ऑप्शन ए 12 वीक्स यानी 12 सप्ताह, ऑप्शन बी 18 वीक्स 18 सप्ताह, ऑप्शन सी 24 वीक्स यानी 24 सप्ताह, ऑप्शन डी 8 वीक्स यानी 8 सप्ताह। तो मित्रों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 12 वीक्स, और वो भी 12 वीक्स में एक प्रावधान किया गया है कि जो डॉक्टर्स होंगे, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे, उनसे परामर्श के बाद ही जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जाएगा। इस प्रकार से मेडिकल ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के संदर्भ में जो MTP एक्ट 1971 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि 12 वीक्स यानी 12 सप्ताह के भीतर ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी इसको पहली तिमाही कह सकते हैं, पहली तिमाही में टर्मिनेट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एट विच प्लेस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल बी मेड। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की धारा 4 के अनुसार किस स्थान पर गर्भपात किया जाएगा। ऑप्शन ए एनी हाउस, किसी भी घर पे किया जा सकता है। ऑप्शन बी ए हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड और मेंटेनेड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा स्थापित या वित्त पोषित हॉस्पिटल। ऑप्शन सी ए प्लेस फॉर द टाइम बीइंग अप्रूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए अनुमोदित कोई स्थान। और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो मित्रों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, यानी कि वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन जो किया गया है हॉस्पिटल उसमें हो सकता है, या सरकार ने अगर किसी स्थान को इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए तय किया है तो उस स्थान पर भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। मेडिकल जो टर्मिनेशन है, जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन है वो हो सकता है 1970 MTP एक्ट 1971 के तहत। तो अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 कम इनटू फोर्स। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 कब अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 2016, ये 6 है, 6 को हम 16 रीड आउट किया जाएगा। 26 जनवरी 2016, 26 जनवरी 2017, 19 अप्रैल 2017 और अगला है 19 अप्रैल 2016। तो यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और ये भी 17 है और ये भी 16 है। तो मित्रों सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 19 अप्रैल 2017, यानी 19 अप्रैल 2017 को जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 वो एनफोर्स में आया था, अस्तित्व में आया था 19 अप्रैल 2017। ये हमारा 2017 हो जाएगा। वहीं पर अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 12, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय का प्रशासन। ऑप्शन सी एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। ऑप्शन डी इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, समानता और गैर भेदभाव। तो ऑप्शन जो धारा 12 है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की जो धारा 12 है वो एक्सेस टू जस्टिस यानी न्याय तक पहुंच के विषय में प्रावधान करती है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 मेड प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की किस धारा ने उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। सेक्शन 21 धारा 21, सेक्शन 23 धारा 23, सेक्शन 32 धारा 32, सेक्शन 31 धारा 31।
तो जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो धारा 32 यानी सेक्शन ऑप्शन सी धारा 32 के तहत की गई है। जो विकलांग व्यक्तियों द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 है उसकी धारा 32 जो है वो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की धारा 32 जो है 32 वो उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान करती है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच सेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 डील्स विद प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूएलिटी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की कौन सी धारा क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए सेक्शन 4 धारा 4, ऑप्शन बी सेक्शन 5 धारा 5, ऑप्शन सी सेक्शन 6 धारा 6, ऑप्शन डी सेक्शन 7 धारा 7। तो सही आंसर है मित्रों हमारा ऑप्शन सी धारा 6 जो है वो क्रूरता और अमानवीय व्यवहार जो कि डिसेबल पर्सन है, जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध उनको रोकने से संबंधित है। धारा 6 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हेन डिड द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? 8 मार्च 1961, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1961, ऑप्शन सी 21 जून 1961, ऑप्शन डी 5 जुलाई 1961 यानी 5 जुलाई 1961। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 जुलाई 1961 को डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 अस्तित्व में आया था अर्थात लागू हुआ था। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 5 जुलाई 1961 को अस्तित्व में आया था। 5 जुलाई को अस्तित्व में आया था, इसको ध्यान रखिएगा। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 5 जुलाई 1961। अगला प्रश्न है विच सेक्शन ऑफ द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 मेंशन दैट ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट टू बी कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के तहत जो भी अपराध किया जाएगा वह अपराध संज्ञेय, जमानती और गैर समनीय प्रवृत्ति के होंगे? ऑप्शन ए सेक्शन 5 धारा 5, ऑप्शन बी सेक्शन 6 धारा 6, ऑप्शन सी सेक्शन 7 धारा 7, ऑप्शन डी सेक्शन 8 धारा 8। तो मित्रों सही ऑप्शन हो जाएगा धारा 8। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 जो है वो ये कहती है कि इस अधिनियम के तहत जो भी अपराध किए जाएंगे वह संज्ञेय, जमानती और गैर समनीय यानी कॉग्निजेबल और बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ये तीनों अर्थात संज्ञेय, जमानती और गैर समनीय होंगे। अगला प्रश्न है एज पर सेक्शन 2H ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 सीनियर सिटीजन्स मीन्स माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2H के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों से तात्पर्य है। ऑप्शन ए पर्सन ओवर 15 ईयर्स ओल्ड 50 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, ऑप्शन बी पर्सन ओवर 16 ईयर्स ओल्ड 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, ऑप्शन सी पर्सन ओवर 17 ईयर्स ओल्ड 70 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, ऑप्शन डी पर्सन ओवर 75 ईयर्स ओल्ड यानी 75 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति। तो मित्रों जो सीनियर सिटीजन की परिभाषा सेक्शन 2H में दी गई है उसके अनुसार जो ऑप्शन बी है हमारा, जो पर्सन ओवर 16 ईयर्स ओल्ड जो 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं उनको सीनियर सिटीजन माना जाएगा, वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे, ऐसा जो सेक्शन 2H है वो परिभाषित करती है। जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 है उसमें जो सीनियर सिटीजन्स की परिभाषा सेक्शन 2H में दी गई है उसके अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति सीनियर सिटीजन में आएगा। लास्ट प्रश्न है अंडर द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स PCPNDT Act, how much punishment is provided to a couple who undergoes ultrasound or sonography, or a doctor and a lab worker who performs a gender test? Preconception and prenatal
डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले दंपति या लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर और लैब वर्कर को कितनी सजा का प्रावधान है? ऑप्शन ए सेंटेंसेड टू 2 to 3 years एंड अ फाइन ऑफ 10,000 to 20,000, 2 साल से 3 साल की सजा और 10 से 20,000 तक का जुर्माना। ऑप्शन बी सेंटेंसेड टू 3 to 5 years एंड फाइन टू 10,000 to 30,000, 3 से 5 साल की सजा और 10 से 30,000 तक का जुर्माना। ऑप्शन सी सेंटेंसेड टू 3 to 5 years एंड फाइन ऑफ 10 to 15,000, 3 से 5 साल की सजा और 10 से 50,000 तक का जुर्माना। ऑप्शन डी सेंटेंसेड टू 5 to 7 years अ पनिशमेंट एंड ए फाइन ऑफ 10 to 15,000, 5 से 7 साल की सजा, 5 से 7 साल की सजा और 10 से 50,000 तक का जुर्माना। तो मित्रों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो 3 से 5 साल की सजा और 10 से 50,000 तक का जुर्माना इस अधिनियम में बताया गया है। जो अगर कोई प्री जो हमारा PSPNDT एक्ट है, PCPNDT एक्ट है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट है, उसके अनुसार अगर कोई लिंग परीक्षण डॉक्टर करता है या लैब वर्कर करता है और इसके अलावा सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराने वाले दंपति, इन दोनों के लिए 3 से 5 साल तक की सज़ा और 10 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी सेंटेंसेड टू 3 to 5 years एंड ए फाइन ऑफ 10 to 15,000, 3 से 5 साल की सज़ा और 10 से 50,000 तक का जुर्माना हो जाएगा। मित्रों आशा है कि आपको यह वीडियो लेक्चर ठीक लगा होगा, और अगर आपको ठीक लगा हो कृपया इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।